पूरे बच्चे बच्चियों की शादी सामूहिक विवाह करेंगे। तो यही सिलसिला जुनून चला। तो मैं 57 से 25 साल तक लगातार चला। सरकार की आड़ में कराने वाले 30,000 का आभूषण देना है, 20,000 का तो 10,000 का दे देंगे। शुरू में तो हंसी का मैं पात्र बना। सामूहिक विवाह है, कैसे होता है, गरीब की शादी होती है, इसका कहीं नहीं होता है। सांसद, विधायक, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, किसी भी सरकार से हमने 1 रुपये का सिक्का भी हमने लिया नहीं है। कुछ लोगों ने कहा लेंगे क्यों नहीं, हमके लेने का मतलब ही सामूहिक विवाह है। मंदिर मस्जिद तो बनाया जा सकता है चंदे से, सामूहिक विवाह जैसे पुनीत कार्यक्रम को चंदा लेकर लगाया जाए, ये ठीक नहीं है। जिसकी औलाद उसको खाना दाना न दे, फिर तेरे ही तो बड़ी सस्ती चीज़ है सर। माँ बाप से जो अलग बेटे हैं, पराया जैसे लोगों का बस रहे तो उनके हाथ का छुआ पानी में नहीं। गरीब की शादी कर लेगा, बड़े से शादी कर लेगा, उसके पास करोड़ों अरबों लाखों रुपया हो तो कर लेगा, गरीब अपनी सीमा में जाएगा, मध्य वाला किधरों का नहीं होगा। तो दोनों में हमें सफलता मिली थी, रही की दावत बंद करने में भी, सामूहिक विवाह करने में भी। नमस्कार। आज मैं उदित नगर, जो कि चुनार के पास एक गांव है, राजगढ़ रोड पर ही, वहाँ कभी कभी हम लोग पिछले दिनों जब यात्राएं इधर की करते थे तो रुकते थे। एक शख्सियत है वहाँ, राम दुलार सिंह पराया। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने अपने नाम के आगे उपनाम जोड़ा पराया, तो निश्चित रूप से उनका कोई साहित्यिक आशय रहा है और वे कवि भी हैं, लेखक भी हैं। और उनकी शख्सियत का जो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो है तमाम लड़कियों का सामूहिक विवाह कराना। बरसों तक ये उपक्रम पराया साहब करते रहे हैं और एक विद्यालय भी चलाते हैं। उसमें लड़कियों को विशेष तौर पर आगे बढ़ने की प्रेरणा और उनको शिक्षा में सहयोग, इस तरह की चीज़ों को भी पराया साहब ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। आज हम उन्हीं से रूबरू हैं, उनसे जानेंगे कि उनके जहन में किस तरीके से यह ख्याल आया कि उनको इस तरह का सामूहिक विवाह कराना चाहिए या सामाजिक काम करना चाहिए, और उन्होंने क्या क्या किया, उसमें जो उनकी पूरी यात्रा है वो कितने पड़ावों से होकर गुजरी, उसमें क्या परेशानियां आई और कितनी सफलता प्राप्त हुई, और ख़ास तौर से जो विद्यालय दुखई राम सिंह विद्यालय वो चलाते हैं, उसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। पराया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव के लोग में जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, और आपके परिवार में कौन कौन लोग थे। चुनार से दक्षिण तरफ, उत्तर तरफ 8 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाब क्षेत्र है, जहाँ पश्चिम उत्तर गंगा और पूर्व दक्षिण जरगो है। उसी क्षेत्र में 10-12 गांव है। उसी गांव में मेरा एक गांव है गोविंदपुर। मेरी जन्मभूमि वहीं है और कर्मभूमि यहाँ है उदित नगर। उदित नगर कर्मभूमि है, यह हमारा ससुराल था। हमारे ससुर जी थे उदित नारायण सिंह, उनकी स्मृति में हमने यह नगर बसाया और पिताश्री की स्मृति में हमने एक इंटर कॉलेज खोला। तो हमारी सोच थी कि जो स्थान हो ससुर का हो, जो नाम हो वो पिताजी का हो। तो इस तरीके से इस गांव का नाम कहीं भी हमारे कॉलेज में उदित नगर में नहीं है। उदित नगर खोजा जाएगा तो राजस्व मौजा सरकार के अभिलेख में रहेगा, लेकिन उदित नगर जो है उदित नारायण सिंह के नाम पर हुआ और पिताश्री के नाम पर हमने कॉलेज खोला। तो मुझे बेहद सुखानुभूति है कि हम दूसरे को दान देते हैं, सहयोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें लगा कि हम दोनों की स्मृतियों को सजो करके रखे हैं और यही हमारी देन है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कितनी हुई, और आपने क्या कार्य क्षेत्र चुना। शिक्षा दीक्षा स्नातक हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया, पराय स्नातक काशी विद्यापीठ से किया। उस समय हम सेवा में थे प्राथमिक विद्यालय में, और कुछ दिनों के बाद प्रमोट होकर के चले गए पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। और एक मैं सम्मेलन में गया था 90 में फतुहा में, बिहार में। वहीं अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन था राम यतन यादव जी के कार्यक्रम में। तो देन उन्हीं का है। वहाँ जाने पर उसके चीफ गेस्ट संभवतः अवधनारायण मुदगल जी रहे होंगे, सारिका के संपादक। तो वहीं पर गुरुदेव जी मिल गए, डॉक्टर स्वर्ण जी प्रोफेसर, हिंदी के हेड आपके सोसरा नालंदा के। हमने चर्चा चलाया, प्रभावित हुए, तो शोध का विषय चुना गया, दहेज विषय की अवधारणा से जुड़ी हुई हिंदी लघु कथा का अनुशीलन। बाद में उन्होंने पत्र दिया कि आप यहाँ काशी विद्यापीठ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद है, आप कहीं से कर लेंगे। हमने कहा नहीं, हमको आपके ही अंडर में करना है। उन्होंने सहमति प्रकट की। मैं वहीं से सर्च किया
मुझसे पूछा गया शोध के वाइवा में कि आपने विषय क्यों चुना। हमने कहा इसको अमली जामा पहनाएंगे। कैसे पहनाएंगे? हम कथनीकरण ये करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे? हम कि अपने पूरे बच्चे बच्चियों की शादी सामूहिक विवाह करेंगे। तो यही सिलसिला जुनून चला। तो मैं 57 से 25 साल तक लगातार चला। उसमें महामहिम माता प्रसाद राज्यपाल हों, जिलाधिकारी महोदय हों, एसपी हों, मंत्री हों, सांसद विधायक हों, माना हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सबके हैं। चूँकि सामूहिक विवाह है, इस तरीके से कभी कभी हमें लगता है 6-6, 7-7 बिरादरी के लोगों की शादी हुई, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 6। इस तरीके से लंबे अरसे तक ये सुखानुभूति हुई कि हमने एक अच्छा समाज का काम किया। और जिस समय 22 जोड़े की शादी थी, उस समय लोग चौंक गए कि 22 युगलों में 22 वर 22 वधू 44 का जब नज़ारा था, देखने लायक था, लोगों के समझ में आया। शुरू में तो हंसी का मैं पात्र बना। सामूहिक विवाह है, कैसे होता है, गरीब की शादी होती, इसका कहीं नहीं होता है। तो हमने करके दिखाया। तो हमारे 2 बच्चे 2 बच्चियाँ थी, 4 और 8 का और परिवार से जुड़ा, मतलब 6 बच्ची 6 बच्चे, 12 की शादी हमने अपने परिवार से कराया। और संजोग से दोनों बेटियां शिक्षक हैं, शिक्षिका पढ़ाती हैं जूनियर हाई स्कूल में। बच्चे भी एक जूनियर हाई स्कूल में, एक अपना कॉलेज देखते हैं। तो मैं 14 में सेवानिवृत्त हुआ पूर्व माध्यमिक विद्यालय से। अब वो लेखन का दायरा चल रहा है, उम्र के हिसाब से थोड़ा सा ढलान पर है, लेकिन अभी भी लेखन पुस्तक प्रकाशन में लगा हूँ। अच्छा, जब आपने शादियां करवाना शुरू किया जी, तो कोई अवरोध भी आपको झेलना पड़ा? बहुत झेलना पड़ा है, झेलना पड़ा। कुछ ने गरीबी की बात कहा, कुछ ने कहा कि अरे इस सब पैसा वसूल करने का तरीका है। और लाख शुरू में जैसे 97 की बारी आई तो लाख रुपया लेते होंगे, 50 लगाते होंगे तो 50 बचता होगा। तो सब्र का बाद मेरे टूटा। तो मैंने कहा कि जिस किसी ने सामूहिक विवाह सेवा समिति को अगर 1 रुपया भी दिया हो, वो अपनी रसीद निकाल ले। अगर मैंने नहीं दिया है तो मुझसे रसीद ले ले, लेकिन बिना रसीद के कोई अगर आवाज़ लगाएगा कि समिति को हमने दिया है तो ठीक नहीं है। और एक सुन लीजिए, सांसद, विधायक, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, किसी भी सरकार से हमने 1 रुपये का सिक्का भी हमने लिया नहीं है। और जिस किसी से लिया है उसकी रसीद हमारे पास है। सब बगले झाँकने लगे। तो कुछ लोगों ने कहा लेंगे क्यों नहीं, हम कि लेने का मतलब ही सामूहिक विवाह है। मंदिर मस्जिद तो बनाया जा सकता है चंदे से, सामूहिक विवाह जैसे पुनीत कार्यक्रम को चंदा लेकर लगाया जाए, ये ठीक नहीं है। तो हमें लगता है कि 25 साल के प्रकाशन में 25 दूनी 50, 5 लाख के करीब तो हमारा केवल स्मारिका के प्रकाशन में लगा होगा। कभी 10-20 हज़ार मिला, लेकिन 50 लगाना पड़ा। तो कुल मिला करके एक सुखानुभूति हुई कि हम जो मन बनाकर चले थे उसको हमने अमली जामा पहना दिया। तो जब यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी होगी तो लोगों का सहयोग बढ़ा होगा, माने लोगों का एप्रिसिएशन बढ़ा होगा। एक समाज के कार्यकर्ता के रूप में आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ा इस पूरा जो आपने किया? क्योंकि जिस दौर में आप सक्रिय थे उसमें गरीबी का एक सवाल तो था, लेकिन मध्य वर्ग बहुत दिखावे वाली शादियां करने पर उतारू हो गया और वो जितना अपनी औकात से बढ़कर जो चीज़ें करता था, तो उसका कुछ असर पड़ा? बहुत असर पड़ा। असर ही पड़ा कि मेरा मानना था, लोगों के बीच में हमने संदेश भी दिया, गरीब की शादी कर लेगा, बड़े से शादी कर लेगा, उसके पास करोड़ों अरबों लाखों रुपया हो तो कर लेगा, गरीब अपनी सीमा में जाएगा। मध्य वाला किधरों का नहीं होगा। नीचे के स्तर के शादी करेगा तो उसकी तौहीनी बेइज्जती होगी, बड़े का दिखावा में रहेगा तो उसका घर द्वार बेचेगा, या तो अपने सगे संबंधियों से कुछ लेन देन करेगा तो लोग सकते में इसलिए आएंगे कि इसके पास शादी के बाद बचेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। तो कुल मिला के सबसे स्थिति खराब थी मध्य वर्ग की। हमने लोगों को चेताया भी कि मेरे से जो गरीब है उसकी बात छोड़िए, कम से कम मेरे जैसा जो गरीब है वो तो हमारे साथ आ जाए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, आप हमको गरीब समझ रहे हैं। तो मेरे इसका नतीजा क्या हुआ, कभी 7-8 जोड़े आ गए, 9 जोड़े आ गए, तो हमने सोचा कि 8 ही रहता तो ठीक है, और 9 है, दहाई नहीं हुआ। तब तक एक डॉक्टर साहब खुलना के थे, राम सागर सिंह, और 100 परिवार आते जाते थे, आए, और प्रयाग जी 2 ठो और रजिस्ट्रेशन कल आएंगे समय पर, तो 11 हो गए। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोगों ने जोड़ा। कुछ तो चौंकाने वाला तथ्य ही आ गया कि एक ने पूछा कि वो कैसे आए यहाँ, आप शादी का है चक्कर का, कहाँ यहाँ बिटिया का? अरे आपने बताया नहीं। बताया कैसे? डॉक्टर साहब ने कहा। तो हमने कहा छकैया हो गया, परसाल होगा। कहें ये परसाल क्या करोगे यार, और चटमंगनी पर ब्याह कर लो, तो हो गया। तो उनको एक सुखानुभूति हुई कि 1 साल वाली बात रह गई। और एक बार आकाशवाणी से प्रसारण हो रहा था, तो
एक रामानंद सिंह थे आपके क्रियात क्षेत्र के, वो बाबू ओम प्रकाश जी मंत्री जी के पास, तो आपके, तो उन्होंने पूछा कि आप दहेज नहीं लेंगे? तो बोले कि अरे यार कौन दहेज मांगता है? तो बोले कि आकाशवाणी से तो आ रहा है, आकाशवाणी से तो आ गया कि सुनाने के लिए आ रहा है, करने के लिए आ रहा है। कहाँ उदित नगर चलेंगे, शादी करेंगे, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप पता कर लीजिएगा कि रामानंद सिंह एडवोकेट ने कितना लिया है। तो ऐसे ऐसे नज़ीर बने कि कुछ लोगों ने करके दिखाया है। तो ये कब तक आप करते रहे, अभी क्या स्थिति है? अब हमने बंद कर दिया है। 25 साल के कोरोना काल आया तो उसी में हमने बंद किया। तब तक सरकार करा रही थी एक आध दो लोगों का, तो हमें लगा कि जो भी आया, हाँ तो पराया जी क्या मिलेगा यार, मांगने आ रहे हो, शादी कराने आ रहे हो? अच्छा एक बात है, लड़का पक्ष है, बोले कि जी, तो हमने कहा कुछ खाते होते में पैसा है? खाते में तो पैसा नहीं है। अरे हमकी ज़िंदगी भर कमाया, आटा नहीं, और उस बेटी के बाप से तुम हाथ फैला रहे हो, शर्म नहीं लग रही है? हमने सोचा इसको खरी खोटी भी इसलिए सुना दें कि 10 लोगों को कहेगा ना। हमने कहा जीवन भर कमाया, आटा नहीं, लड़की का बाप कितना दे देगा कि तुम्हारा भर जाएगा? यहाँ शादी कराने आए हो कि नहीं? हमको पता नहीं था, 24 साल से शादी हो रही है और तुमको इहो पता नहीं है कि यहाँ कैसे शादी हो रही है। लानत है ऐसे लोगों की शादी बेटे का बाप बनने का। अपना चेहरा झुकाया चला गया। तो ये सवाल स्थिति है। कुछ दिन के बाद सर आए तो इस मकसद से आए कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, तो बड़ा झेलना पड़ा। लेकिन कुल मिला करके हमारा जो मिशन था वो कामयाब रहा। हमारे टीम में भी 2-4 लोग ऐसे डीलर मिले जो कि बिना किसी के परवाह किए लगे रहे हमारे साथ। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब गवर्नमेंट ने शादियां सामूहिक कराना शुरू किया तो उसमें यह था कि जोड़ों को ये सहूलियत देंगे, इतने रुपए देंगे, ये गहने वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी सुनने में आया। अखबारों में छपा कि 100 लोगों की शादी हो रही, उसमें आधे से ज़्यादा तो नकली लोग निकल गए। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि जो पूरा उपक्रम है सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, तो उसका क्या असर है? सरकार की आड़ में कराने वाले 30,000 का आभूषण देना है, 20,000 का, तो 10,000 का दे देंगे। वो फर्जीवाड़ा किए। जिसकी शादी हुई है उसका भी विवाह करा करके पैसा लेने के चक्कर में कर रहे हैं। एक गोपनीयता मैं भयंकर हूँ, समाज कल्याण में मैं था एक दिन, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि पराया जी ये हमारी सूची के अनुसार आप शादी कराइए। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ 20 जोड़े रहेंगे तो उनमें उनको भी कुछ मिलेगा सरकारी अनुदान। कहें जो मानक में रहें क्या? हम फिर से सुनिए हमारी बात, हमारे 20 जोड़े में आपके मानक में 4, 6, 10 रहेंगे तो उनके खाते में पैसा डाल देंगे ना, बकिया नहीं डालेंगे। जैसे हम करा रहे हैं 20 साल से उसी कराएंगे। और नहीं पराया जी ऐसा है ना कि हम आपका नहीं जोड़ पाएंगे, ये कराइए। हम क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? कहें नहीं। हम कि इतना गलत सोच आपके अंदर कैसे है? काम आपका करूँ मैं, आपकी सूची में करूँ, इसका क्या मतलब है? मतलब ये उनके गले दिमाग में बात नहीं आई कि अगर 20 जोड़े की शादी हो रही है, आपके मानक में गरीबी में सब में और मानक में आय में अगर 10-5 है तो उनको कृपया खाते में डाल दीजिए, बकिया का लगा देंगे। लेकिन इन प्रकार उनको अपना काम कराना है तो उनका काम हम क्यों करने जाएं? आप 5 साल से कर रहे हैं सर, हम 25 साल से कर रहे हैं, मील का पत्थर तो मैं बना हूँ। पराया जी आपने एक साहित्यिक पारी भी खेली है, तो साहित्य में आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई और कहाँ तक पहुँची? मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, तभी से मेरे मन में लेखन की प्रवृत्ति थी। बचकानापन आया, कहानियाँ मैं 12-13 साल का था तभी से लिखता था। घर परिवार के पृष्ठभूमि में लिख देता था। तकिए के और लेवा के, जिसको लुगरी कहते थे, उसके नीचे डाल देता था कि हमारे भाई वगैरह कोई न देख लें। जाते जाते यह भावना क्या बनी कि जब मैं एक दिन अपने लाइब्रेरी कक्ष में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो कहानी लेखन महाविद्यालय की एक विज्ञापन से लगा कि 30 रुपये इंस्टॉलमेंट भेजेंगे 4 न, तो कहानी लेखन विद्यालय से कहानी लेखन, कविता लेखन मिलेगी। हमने भेजना शुरू किया। इससे लाभ क्या मिला कि 10-20 प्रश्न देते थे, कौन से कहानीकार आपको अच्छे लगे, क्यों लगे, अच्छे लगे, दुनिया भर की बात देते थे। धीरे धीरे अंतिम में साड़ी फिकर दिमाग खा के फाड़ कर फेंक दिया। हमने कहा दिखाने की चीज़ नहीं, करने की चीज़ है। एक बात उनकी जची कि जो चीज़ अगर आपको अच्छी लगी, जो रचना, और 2-4 मिनट छप फाड़ कर फेंकने के बजाय अलमारी में डाल दीजिए, कभी आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आया काम। पानी हमने लिखा, सामान्य पत्रिका में 3-4 में नहीं छपा। जब छपा तो दिल्ली नंदन प्रकाशन में छपा। सूरज की किरणों से तपता जब सागर का पानी, नील गगन में बादल बनकर धरती पर बरसाता पानी, नदियां नाले कलकर करते सागर से मिल जाते, सूरज की किरणों के संग वे फिर नभ में उड़ जाते। इसी तरह जल चक्र अनोखा इस दुनिया में आता, सारे जग को नवजीवन दे सबकी प्यास बुझाता। अब उसकी प्रति आ गई, 100 रुपये का चेक आ गया, मनोबल मिला। तो हमें लगा किसी की एक बात जादुई बात। बाइस्कोप देखा था गांधी जी ने, उनके जीवन की दिशा बदल गई कि सब हरिश्चंद्र क्यों नहीं बन जाते,
सर श्रवण कुमार क्यों नहीं हो जाते। उसमें मुख वाला चित्र था, लेकिन एक चित्र बिंब उनके जीवन की दिशा बदल दी। तो हमें भी लेखन में सर बड़ा मिला, और इस क्रम में मैं जयपुर, पटना, कानपुर, मतलब साहित्यिक यात्रा हमने बहुत किया, और करीब 2 दर्जन हमने पुस्तक भी लिखा। तो बहुत कुछ स्वांतः सुखाय निमित्त अभी भी मैं कर रहा हूँ। आपके चिंतन की जो मुख्य धारा है, कौन से प्रश्न आपने उठाए अपने लेखन में? लेखन में बाल साहित्य, चूँकि मैं बाल समुदाय से जुड़ा था, तो बाल समुदाय से जुड़ा तो बाल कविताओं के साथ साथ एक पैनी दृष्टि आई। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक मिल गई सर कुंतला सिरोठिया जी इलाहाबाद की, तो उनकी लोरियाँ कुछ हमने सुनी। एक बार जब मैं गया तो विभूति नारायण सिंह काशी नरेश रहे होंगे, और प्रोफेसर हिमाद्री रही होंगी। उस कार्यक्रम में उन्होंने जब कंधे पर हाथ रख कर के पराया जी क्या हालत, हमें लगा कि जैसे मेरी माँ हो, इस तरीके का प्यार दुलार। तो जेहन में आ गया कि इनकी लोरी इतनी अच्छी है। लोरियाँ हम लोग भी सुनते थे बचपन में, तो फिर हमने लोरी लिखा। उसका एक लाभ मिला कि उत्तराखंड में गैरसैंण में कार्यक्रम में गया तो पुस्तक पुरस्कृत हुई, तो 2100 रुपये का पुरस्कार भी मिला। तो लगा कि लेखन सार्थक हुआ, तो लोरी लिखा। विशेष रूप से हमने साहित्य में बाल साहित्य और लघु कथा लिखा, और शोध का विषय भी दहेज ही रहा। तो दहेज की 3-4 पुस्तकें भी हैं। अरे उसमें लघु कथा की, जी लघु कथा की तरफ ज़्यादा। एक आखिरी प्रश्न ये है कि आपने इतना महत्वपूर्ण काम किया, एक लंबी पारी खेली आपने, जीवन का जो एक योगदान जीवन का होता है, व्यक्ति का योगदान होता है, तो उससे एक संतोष मिलता है। आपको अपने कामों से कितना संतोष महसूस होता है? हमको 100% संतोष मिला कि जो हंसी का पात्र था। अब जैसे एक उदाहरण बता दें, जिस समय मैं यहाँ न्यू डाला उदित नगर में, पूरे एरिया वाले हंस रहे थे कि अरे कैसे ढाब वाले आ गए हैं, ये रहर के खेत में क्या घर बना रहे हैं। हम यहाँ जब बुनियाद डाले तो मैं 10 गांव के हंसी का पात्र था। आज गुदौलिया चौमुहानी बना लिए हैं, 1 बिस्वे की ज़मीन 25 लाख का रेट है। ये कौन सा गुदौलिया चौमुहानी है, लेकिन पता चले कि बेच रहा है उदित नगर में कोई, तो 13 ठो गाहक कल चुनार के लिए खड़े हो जाएंगे। इतना वैल्यूएशन बढ़ा इसका। तो कहीं न कहीं आपका कॉलेज का असर, आपके सामूहिक विवाह का असर, कहीं आपकी पैनी दृष्टि रही होगी समाज देश के लिए, तो बहुत लाभ मिला हमें। तो सर पिता और ससुर की स्मृति को सजो करके किया एक सुखानुभूति। लेखन क्षेत्र में मैं अभी भी 72 साल में निरंतर में चल रहा हूँ। सामाजिक कार्य में मैं मान कर चल रहा हूँ। सरकार कुछ भी करेगी 5-10 साल में, लेकिन हमने तो 25 साल से किया है ना। 25 साल में सर अगर 2-4 साल में अगर स्थिति खराब होती तो मैं फ्लॉप हो जाता, मैं दरकिनार हो जाता। 25 साल चलने का मतलब कुछ लोगों ने समझा हमें। एक प्रश्न छूट गया था, वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने एक विद्यालय चलाया, लगातार वो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो समाज के वंचित समुदाय हैं, दलित हैं और लड़कियां हैं खास तौर से, उनकी शिक्षा के लिए आपने क्या महत्वपूर्ण काम किया? देखिए, इस विद्यालय से इंटीरियर में होने के नाते एक लाभ मिला कि हाँ, शहरों की चकाचौंध से, भीड़ भाड़ से, दुकान से, या जो प्रदूषित माहौल है आज के युवक या समाज की, उन सबों से विरत हैं। हमारे यहाँ सबो अंदाज़ा लगाए कि 12-14 गाँव की बच्चियाँ साइकिल से या कुछ आधे है पैदल आती हैं। 1900 की संख्या में हमें लगता है कि अनुपात 40 और 60 का है। बच्चे अगर 40% हैं तो बालिकाएं 60 हैं। इसका नतीजा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट तो आप समझिए कि 75-80%, 60-65% से कम कभी है भी नहीं। लघु कथाओं में आपकी एक लघु कथा मैंने पढ़ी थी, तेरही की दावत। तेरही एक ऐसी कुप्रथा है कि कोई भी मर जाए तो लोग ब्रह्मभोज करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। आप बौद्धिस्ट परंपरा को फॉलो करते हैं, तो तेरही जैसी कुप्रथा को लेकर आपने क्या किया और क्या सोचा और क्या लिखा? तेरही के बारे में युवा मन में ही मेरे अंदर विचार आया कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको कुत्ते बिल्ली से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए लोग मजबूर कर रहे हैं। 1-2 का नाम तो मैं नहीं लूँगा, करोड़पति आदमी थे, लेकिन उनकी माँ पता चला कि अब वो बता देंगे पूरी जिक्र तो पता चलेगा इन्हीं की घटना है। अगर बताएंगे कि वो कहाँ रह रही थी, कैसे रह रही थी, तो लोगों के ध्यान में आ गया उनकी माँ की बात है। तो अच्छे परिवार की हालत। तो मैंने कहा कि मेरा अगर बस चले तो तेरही की दावत करने वालों का तो दूसरे नंबर पर स्थान रखेंगे, लेकिन माँ बाप से जो अलग बेटे हैं, पराया जैसे लोगों का बस चले तो उनके हाथ का छुआ पानी में नहीं पीऊँगा,
क्यों? इसलिए कि जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वह मेरा क्या होगा। जिसकी औलाद वो उसको खाना दाना न दे, फिर तेरे ही तो बड़ी सस्ती चीज़ है सर। तीन 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 डालडा और तेरे गांव को निमंत्रण कीजिए, 13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो क्या आप सोचते हैं कि तेरे ही खाकर जाने के बाद जो जयकारा लगाएंगे? वो कहेंगे कि अच्छा है, बहू तो बड़ी शरीफ थी, लेकिन लड़का होकर कितनी नालायकियत किया कि बात बात में गाली देता था। तो ऐसी बहू थी कि उनका जीवन बसर हो गया। तो बड़ी स्थिति खराब थी, तो हमने सोच लिया कि इसको बंद करना है। बंद करने में ससुर जी की बारी तो आ गई उस समय, लेकिन मेरी सास, मेरी माता, मेरे पिता, तेरे ही जब हमने बंद किया तो इतना समाज में झेलना पड़ा। अरे बात करते हो पराया जी की मास्टर के, क्या इसके घर 4 कमाते हैं, बड़ी पैसा आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हमें हंसी आती थी इन बेवकूफ़ों पर। तुम अपनी माँ को नहीं खिला सकते, हम भाई आज राम लक्ष्मण हैं, कल रावण विभीषण भी हो जाएंगे। लेकिन मैं तहे दिल से कहता हूँ कि सब भाई माँ को इतना आदर प्यार से देखते थे कि सब चाहते थे कि माँ मेरे पास रहे। तो हमने तेरही बंद करके भी दिखाया, और आज तो बहुत सारे लोग तेरही बंद कर दे रहे हैं। तो दोनों में हमें सफलता मिली, तेरही की दावत बंद करने में भी, सामूहिक विवाह करने में भी। बहुत बहुत धन्यवाद पराया जी। आपने देखा एक ऐसी शख्सियत से बातचीत जिन्होंने अपने जीवन में कुरीतियों से लड़ते हुए एक नई नज़ीर पेश की। उन्होंने विचारों की दुनिया में एक परिवर्तन किया, और ख़ास तौर से जब हम ये देखते हैं कि अर्जक संघ का जो एक पूरा विस्तार जो विचारों में, व्यवहारों में हुआ, जो बौद्धिक जो बौद्धिकता का प्रचार हुआ, जो वास्तव में जिसको तार्किक समाज बनाने का, नया समाज बनाने का एक जुनून जो पैदा हुआ, पराया जी ने उसको किया, और बहुत सारी स्थितियों को झेलते हुए किया, और बिना हार माने किया। और अभी भी उनके अंदर ये जज्बा दिखाई पड़ता है कि अभी भी कोई कुरीति होगी, भले ही उन्होंने सामूहिक विवाह अब न कराने का मन बना लिया हो, लेकिन जैसे ही उनको लगेगा कि कुछ ऐसी भूमिका की ज़रूरत है समाज में, तो फिर से उठ खड़े होंगे। पराया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।